हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व बीआई के फिजिक्स पेपर विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। So in this lecture, this is the last lecture of second year and first year physics. सेकंड ईयर की जो In this lecture, I am going to discuss the important tips and उसमें जो techniques इम्पोर्टेंट टिप्स है that how to solve the BI हवाले से हम बात करेंगे आज के exam इस लेक्चर paper में। with proper presentation and with proper time management. So in this lecture, this is the last lecture of second year and first year physics. So first of all, how to fill BI के आंसर्स के भी आपको पता है। So students, this is the copy of the BI के कि आपको जो स्क्रिप्ट मिलेगी इसमें इस तरह से आ रहा होगा। कॉपी इसमें आप देख सकते हैं चीज़ें नजर आ रही होंगी आपको राइट साइड पे। आपको रोल नंबर, ग्रुप नंबर, सब्जेक्ट, पेपर, जो भी पेपर आपका 2 सेंटर होगा आएगा। कॉलेज का जो सेंटर जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है वो लिखना होगा आपने। आपका एनरोलमेंट नंबर अगर नहीं है तो अप्लाई रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। एनरोलमेंट नंबर आप ये सब चीज़ें आपने फिल करनी होंगी, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लिखना होगा कि आपका जो एग्जाम है वो सालाना है, ज़मीनी तो आपको एनुअल है तो सालाना लिखेंगे, सालाना पे टिक करेंगे आप इसको। और जो डेट होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट कितनी एडिशनल कॉपीज़ आप यहाँ अटैच करेंगे वो आपने लिखना होगा, जितनी आप बी कॉपीज़। अब यहाँ पे जो मिस्टेक स्टूडेंट्स कर जाते हैं कि यहाँ सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ है कोड नंबर। तो कोड नंबर ये बोर्ड का कोड नंबर होता है, बच्चे यहाँ पर एमसीक्यूज़ का कोड नंबर लिखते हैं। इसको आपने अवॉइड करना है और कोशिश करिएगा कि रोल नंबर और बाकी सब चीज़ें जो आप फिल करते हैं इसको किसी बॉल पेन से करें, इंक पेन से ना करें, बल्कि बॉल पेन से लिखिएगा ताकि अगर पानी पेपर भले आप इंक पेन से सॉल्व करें, ब्लू इंक पेन से। लेकिन ये जो एरिया है टाइटल पेज का, जैसे टाइटल पेज है तो उसमें आप देख रहे हैं ऊपर कोड नंबर नजर आ रहा है लेफ्ट और राइट पे। तो राइट साइड पे कोड नंबर जो एग्जाम में लिखते हैं उसको अटैच कर कोड डाल दिया था। इस कोड के पीछे ताकि जब कॉपी चेकिंग के लिए आती है तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपका रोल। बेटा फिजिक्स पेपर की जो प्रेजेंटेशन होगी इस मर्तबा जो आपका एमसीक्यूज है तो आपको पता चल गया होगा कि एमसीक्यूज जो है आपको वो ब्लैक मार्कर एप्टीट्यूड होगा पैटर्न पे मिलेंगे और आपने उसको सर्कल करके फिल करना होगा। उसकी जो है वो बायोमेट्रिक के तरीके से चेकिंग हो जाएगी। कोड नंबर जो कोड, तो फिलहाल इसमें कोड वोड की सारी कहानी अप्लाई नहीं होने वाली। एग्जाम में आपको कम से कम 5 कोड्स होते हैं। आंसर स्क्रिप्ट होती है तो कोड जो है वो इस तरह से रिपीट हो रहे होते हैं कि 2 कोड्स होते हैं तो बोर्ड में 5 कोड्स होते हैं। तो कोड 1 है, कोड 1 है, 01 है, 05 है, जो भी है वो आपने सही से प्रॉपर्ली जो है वो 5वां बना हुआ होगा। ये फिलहाल इतनी काम की बात नहीं है। अब नाउ बीआई के प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन ये याद रखिएगा कि हमेशा आपका सवाल जो है वो सेक्शन बी सेंटर में लिखना होगा, मार्कर से लिखिएगा इसको, ब्लैक मार्कर से बोल्ड लिखना है। और जो क्वेश्चन 2 सेंटर में मार्कर बी के क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन नंबर साइड में बिल्कुल नहीं लिखिएगा, सेंटर में लिखना है। पार्ट्स होंगे यहाँ पे आपके पास। और ये भी नहीं कि आप लाइन खींच के चीजों को और जो है वो पेज को पतला करते हैं, ऐसा हरकत मत करिएगा, सेंटर में लिखना। सिमिलरली क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 या 3 जो भी आप कर रहे हैं उसको प्रॉपर्ली क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली उसका लिखिएगा। अभी नहीं कि पार्ट 1 पार्ट 3 लिख दिया मार्क, जो कि सही से नजर आए एग्जाम में। अब एक न्यूमेरिकल की मैंने एग्जांपल ली कि न्यूमेरिकल अगर आप करें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 तो उसका प्रॉपर डेटा बनाया, सॉल्यूशन की हेडिंग्स इनको भी आपने मार्कर से या ब्लैक पॉइंटर से लिखना है ताकि प्रॉपर्ली नजर आए। और खासकर जब इनके आप फॉर्मूले लगाते हो, इनका जो आंसर लगाते हैं, आंसर फाइंड आउट करते हैं, आंसर को आपने बॉक्स में जरूर करना है विद प्रॉपर यूनिट। इसको सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनर को चेकिंग में प्रॉपर्ली काम नजर है। ये बात याद रखिए, जितनी एग्जामिनर को चेकिंग में आसानी रहेगी उतना ही पेपर में वैसे इसके यहाँ मार्जिन डली हुई है तो आपको साइडों पे मार्जिन खींचने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पावर निकाली गई है तो जो भी आप आंसर्स फाइंड आउट करें बेटा उनको प्रॉपर्ली आपने क्या करना है, मार्कर से बॉक्स में हाईलाइट करना है, प्रॉपर्ली उनको फिल करना है ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ताकि एग्जामिनर को चेकिंग में मुश्किल ना हो। और जितनी उसको मुश्किल होगी उतने ही नंबर कटने आपके कटेंगे। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे प्रॉपर्ली हेडिंग बना के इसको वो करें आप। क्वेश्चन नंबर 2 है का पार्ट 2 आप कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसकी प्रॉपर हेडिंग जरूर डालें बच्चे। और डायग्राम को सेंटर में करके बनाएगा, छोटी सी डायग्राम का 1 मार्क्स होता है, डायग्राम पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा।
और लैंग्वेज कम से कम, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी है। बच्चे देख रहा हूँ मैं नोट्स से बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसको भी है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। बच्चे यहाँ पर पार्ट ए पार्ट बी लिख देते हैं, लेकिन पूरा नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन 4 का पार्ट ए, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए या पार्ट बी, उसकी प्रॉपर हेडिंग क्वेश्चन नंबर सेंटर में और बॉक्स में बंद भी करेगा क्वेश्चन नंबर को प्रॉपर्ली ब्लैक मार्कर से। छोटी सी डायग्राम, ब्लू से ज्यादा ब्लैक मार्कर अच्छा लगता है, नजर अच्छा ज्यादा आता है। और जो आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए उनको भी आप हाईलाइट किया करें ताकि क्वेश्चन सही से प्रॉपर्ली नजर आए। और लाइन जरूर छोड़ा करें, बिल्कुल घिच-पिच काम नहीं करें। और जब ये फाइनल रिजल्ट हर सवाल के एंड में कंक्लूजन जरूर लिख दिया करें कि अब अभी क्वेश्चन ये रिप्रेजेंट कर रही है, अब अभी क्वेश्चन ये रिप्रेजेंट कर रही है। इससे भी एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। सिर्फ एक दो लाइन लिखने से, एक हेडिंग बनाने से एक टॉपिक अगर अच्छा हो जाता है तो कंक्लूजन नहीं बन रहा होता कोई प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर को आपने अपनी सीक्वेंस से, क्वेश्चन नंबर हमेशा आप अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग डालेंगे आप। जैसे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, आप 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं तो वो डालेंगे अपनी सीक्वेंस। ठीक है, ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी से क्वेश्चन नंबर 1 किया है, बोर्ड की कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 था, आपने लिख दिया कि आप आगे पीछे कर क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया आपने। तो इसका ख्याल रखना होगा आपने कि मैंने पहला क्वेश्चन जो किया है वो बोर्ड की कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3 था, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखूंगा जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होगा। उसी क्वेश्चन सीक्वेंस को आपने फॉलो करना होगा। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेक्शन चेंज मत करिएगा। सेक्शन बी कर रहे हैं तो सेक्शन बी पहले पूरा करें, सेक्शन सी कर रहे हैं तो सी पूरा करें। फॉलो सीक्वेंस जैसे ये देखा जाता है, एक मैंने एक एग्जांपल दिखाई है। जैसे एक स्टूडेंट कि हमेशा स्टार्टिंग में अगर आपको आंसर लिखने हो तो पहले वो लिखा करें, सवालात वो किया करें जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। तो इसमें एग्जामिनर का जो आपने पहला सही लिखा, बीच में एक रॉन्ग लिख दिया, फिर 2 सही लिख दिया, तो एग्जामिनर स्टार्टिंग के 3 को काउंट कर लेगा अगर उसको 3 सवाल की एग्जांपल देखनी है, चौथे को नेगलेक्ट कर देगा। किया करें इसमें आपको तो ये भी चांस है नहीं कि नंबर मिल जाए, लेकिन ज्यादा चांस है हमेशा पहले वो लिखा करें जिन पे आप श्योर हो। ठीक है, आपका चौथा पॉइंट अगर गलत हो रहा है तो स्टार्टिंग के 3 के नंबर मिलेंगे, चौथा नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। फोर्थ रॉन्ग है तो बोर्ड के हिसाब से पहले 3 ऑप्शंस चेक किए जाएंगे और चौथे। ठीक है जी। इम्पैक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑन प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं जाए कि सेक्शन ए कर रहे हैं तो सेक्शन ए का क्वेश्चन 1A 1B, सेक्शन बी कर रहे हैं तो सेक्शन ए आपने स्टार्ट किया है और 2B उसकी सीक्वेंस को फॉलो करें। और एक प्रेजेंटेशन ये कि स्टूडेंट ने सेक्शन ए स्टार्ट किया, क्वेश्चन 1A 1B, तो उसे अचानक से होश आया कि नहीं यार सेक्शन बी कर लेता हूं, तो सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया, फिर दोबारा सेक्शन ए पे आ गया, आपने 3A तो ये 3B किया। ठीक है, हरकत नहीं करिएगा, इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। सेक्शन ए ये वाली चीज अवॉइड करिएगा। सेक्शन बी कर रहे हैं तो बी पूरा करें, सी कर रहे हैं तो सी पूरा करें, उसका एक पार्ट के फिर दोबारा सेक्शन मिक्सिंग मत करिएगा, बी के ऊपर आ गए तो ये मत करिएगा, इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर को चेकिंग में। टाइम मैनेजमेंट ऑफ दिस पेपर एंड बीआई के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लीजिए आप लोग। जैसे आपके पास पेपर में 2 आवर्स हैं, आपने कैसे करनी होगी, टाइम स्पेंड आपको जो दिया जाएगा टाइम लैग, 3 आवर्स तो सेक्शन ए पे इसको बड़े गौर से सुनिएगा आप लोग। 2 आवर्स का पेपर था तो 3 आवर के पेपर में बेटा हमारे पास सेक्शन ए आपको मिलेगा जिसमें आपके पास 33 एमसीक्यूज होंगे, जिसके लिए आपको 40 मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा, तो आपके पास 2 आवर 20 मिनट्स रह जाएंगे। अब आपने इसके बाद बेटा सेक्शन बी को सिर्फ गो थ्रू करना है, सिर्फ 10 मिनट्स आपने लगाने हैं। सेक्शन बी में तकरीबन आपके पास जो है वो 12 सवालात होंगे, जिसमें से 7 न्यूमेरिकल्स होंगे आई थिंक, और 5 आपके पास शॉर्ट थ्योरी होगी। तो आपने उन जो 7 न्यूमेरिकल्स को एक नज़र देखना है और 10 मिनट्स में आपने देखना है कि किस किस टॉपिक के न्यूमेरिकल हैं, उनके फॉर्मूले आपने अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे लिख देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउ नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होगा जो आप 10 मिनट यहाँ पे ज़ाया करेंगे कि सेक्शन बी के न्यूमेरिकल को आपने एक नज़र देख लिया कि हाँ भाई मुझे इसमें से इतने न्यूमेरिकल आते हैं, उनके फॉर्मूले लिख दिए, ताकि जब आप आखिर में सेक्शन बी करने पर आए तो आपको भूल ना हो। तो अब फिर आपके पास 2 आवर 10 मिनट्स रह जाएंगे। फिर आपने सेक्शन सी स्टार्ट कर देना है, जिसमें आपको तकरीबन हर सवाल 15 मिनट के अंदर करना है। 2 सवाल करने हैं आपको, जिसमें सेक्शन पार्ट ए और पार्ट बी है, यानी क्वेश्चन 3 का ए बी और क्वेश्चन 4 का ए बी। इसमें से आपने 2 सवाल कर लिए, मतलब 4 पार्ट्स करने, तो हर पार्ट को आपने 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। पेपर अभी शुरू हुआ है, 40 मिनट गुजरे हैं, माइंड फ्रेश होगा आपका, तो सेक्शन सी आप पहले अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो
15-15 मिनट्स के हिसाब से आपका ये सेशन 1 आवर के अंदर हो जाना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 1 आवर 10 मिनट्स भी लगते तो भी कोई इशू नहीं है। आप सेक्शन बी का मैक्सिमम काम कर चुके हैं। न्यूमेरिकल आपने देख लिए हैं, फॉर्मूले लिख दिए हैं, अब आपको उन्हें सॉल्व करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो 10 मिनट आपने यहाँ ज़ाया किए बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके। ठीक है ऐसा समझ आ रही है बेटा बात यहाँ तक? जी सर। तो बेटा ये जो 10 मिनट आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं अपने इसके न्यूमेरिकल को सिर्फ देखने में कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, मैं उसे मुझे आते हैं या नहीं आते। तो न्यूमेरिकल में तो बेटा अगर आप न्यूमेरिकल का फॉर्मूला और आधा अधूरा भी न्यूमेरिकल कर देंगे तो 4 में से 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर ये लॉन्ग पोर्शन आपका छूट जाता है तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है एग्जामिनर पे। तो मैं इसलिए हमेशा पहले कहता हूँ कि पहले आप, क्योंकि पेपर स्टार्ट हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन आपके जहन में एक तरह से रटे हुए होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो वो आप जल्दी करके जान छुड़ाएं अपनी। फिर आप सेक्शन बी पर आ जाएं। सेक्शन बी में अब आपके पास ओपन एंड है, जितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं करें, जितनी शॉर्ट थ्योरी हो सकती है करें। शॉर्ट थ्योरी में अगर आप डेफिनेशंस भी लिख देंगे काम हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग में चांस नहीं मिलता आपको। तो पहले मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि पहले सेक्शन सी करें, फिर सेक्शन बी पर आए। ठीक है जी, फिर आप सेक्शन सी करने के बाद अब आप सेक्शन जो है वो बी पर आ चुके हैं। आपने यहाँ हर सवाल को, हर न्यूमेरिकल को ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 मिनट के अंदर करना है। क्योंकि आप उस पर 10 मिनट ऊपर लगा चुके हैं तो आपको फॉर्मूला तो पता है, तो आप स्पीडली उसको कर लेंगे। 5 से 8 मिनट आपने यहाँ पे इस पर लगाने हैं। और थ्योरी में भी शॉर्ट थ्योरी जो होंगी यहाँ पे, अगर आप 1-2 शॉर्ट थ्योरी भी करते हैं यहाँ से 2-3, क्योंकि 5 आपके पास शॉर्ट थ्योरी भी आएंगे, इसमें डेफिनेशन भी होंगे, छोटे छोटे सवालात होंगे, उसमें भी आपने मैक्सिमम 8 मिनट लगाने। और डायग्राम पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायग्राम छोटी सी रफ भी बना देंगे तो नंबर मिल जाते हैं। डायग्राम बस 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर आपने बनानी है, भले वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो। हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के डायग्राम को थोड़ा सा सफाई से बना देगा, लेकिन उनकी भी डेरिवेशंस पे ज़्यादा फोकस करना है आपने। तो अगर आप इस तरह से पोर्शन को करते हैं, 8 मिनट्स भी लगाते तो 65 मिनट्स में आपका ये पूरा पोर्शन हो जाएगा। फिर भी आपके पास 5 मिनट्स बचेंगे और आप उसमें पेपर को रीचेक कर सकते हैं। ये जो मैंने टाइम मैनेजमेंट बताई ये इतनी फिक्स नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे भी हो जाए तो भी आप एग्जाम में आराम से पेपर कर सकते हो, कि शॉर्ट पोर्शन जल्दी हो जाता है, इसका बिट लॉन्ग क्वेश्चन टाइम लेते हैं, जिसमें बच्चा कंफ्यूज भी होता है, भूल भी जाता है, डेरिवेशंस होती हैं, डायग्राम्स भी होती हैं, टाइम लगता है बच्चे को। तो अगर आप पहले सेक्शन बी करके सी पर आते हैं तो आपको ज़हन में होता है कि यार मुझे भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, न्यूमेरिकल में फंसा हुआ हूँ, तो माइंड थोड़ा सा रिलैक्स नहीं रहता। लॉन्ग करके फिर आप शॉर्ट पे आएंगे तो फिर आपका माइंड रिलैक्स होगा। अब आपको पता है कि भैया आपने 8 शॉर्ट करने हैं, यहाँ पे 1 घंटा है आपके पास, आराम से आप कर सकते हैं। अगर हर सवाल को आप 5-7 मिनट भी देते हैं तो आराम से आपका हो जाएगा, चेकिंग का टाइम भी मिल जाएगा आपको। और हर न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन 2 दफ़ा करनी है आपने। 1 दफ़ा पे ब्लाइंड फेथ नहीं करेगा, 2 दफ़ा चेकिंग करेगा। हो सके तो अपने पड़ोसियों से भी आंसर मैच कर लीजिएगा अगर हो सके तो, वरना हर कैलकुलेशन को 2 दफ़ा करना है। 2 दफ़ा कैलकुलेशन करने से कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 मिनट या आधा मिनट ज़ाया होगा। इससे आप श्योर हो जाएंगे कि मेरी कैलकुलेशन सही है, मेरा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, ये वो कुछ पॉइंट्स है बेटा जो मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको अगर आप फोकस करेंगे तो आपका पेपर आसानी से टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे कार्नोट का टॉपिक है तो उसमें एक कुछ सेकंड ईयर की डायग्राम्स हैं, एक और तो एग्जाम में हर डायग्राम नहीं बनानी होती, जो इम्पोर्टेंट डायग्राम होती है, जैसे यहाँ पे ग्राफ वाली डायग्राम बनानी होती है, बाकी डायग्राम नहीं बनानी होती। ओके क्लास, थैंक यू। आई होप ओके बेटा, अब मैं बता रहा हूँ कि पेपर को आपने किस तरह से तैयारी करनी है, उसके हवाले से हम बात मैनेजमेंट के हिसाब से पेपर करने की कोशिश करिएगा और घबराएगा नहीं। कोड तो बेटा अब मैं आ रहा हूँ कि आपने जो तैयारी है वो किस तरह से करनी है, हाउ टू प्रिपेयर। फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम रह गया, तो आपने सिर्फ जो खास चीज़ें उनको फोकस करना है और टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल चैप्टर 1 से बताऊंगा चीज़ों को।
और आपने उन चीज़ों को फोकस करना होगा। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में बेटा हमारे पास जो है वो कोई भी टॉपिक जो है उसमें नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डायमेंशंस का टॉपिक है। इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ये एमसीक्यूज में ज़्यादा पोर्शन आएगा आपके पास चैप्टर 1 से। इसमें क्या आएंगे? ज़्यादातर एमसीक्यूज आएंगे। और जो बेसिक डायमेंशंस हैं उनको पढ़ लीजिए। आई होप कि ये चीज़ आपकी प्रिपेयर होगी, क्योंकि इसमें शुरुआत से ही काफ़ी टाइम लगा था आपका। तो ये जो कुछ डायमेंशंस दी गई हैं इनको एक दफ़ा आप सॉल्व कर लें, इनफ है। इससे ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो रेशोज़ हैं कि जी अपॉन जी की डायमेंशन निकालना है, इनको एक मरतबा प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी है। ठीक है बेटा, इसके बाद में आना चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो आपने सवालात करने हैं बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसमें कौन सा है आपके पास? एडिशन ऑफ वेक्टर। इसकी आपने सबसे पहले तैयारी करनी है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से। ठीक है जी। तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये वाला टॉपिक है ये। चैप्टर 1 में से सिर्फ आप साइंटिस्ट को पढ़ लें, सिग्निफिकेंट फिगर्स के सिर्फ एमसी की हद तक इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी आप आपके पास चैप्टर नंबर 2 आ चुका है। चैप्टर नंबर 2 में ये सब चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, इनफ है। फॉर्मूला लिख देगा मैक्सिमम, बस, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्थोगोनल वेक्टर ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ्री वेक्टर, अ वेक्टर विच कैन बी मूव फ्रीली इन 3 डायमेंशन, उसको हम फ्री वेक्टर कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज ना हो। नेगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, इनफ है डेफिनेशन, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं आता ग्राफिकल मेथड, ये प्रॉपर्टीज करने की ज़रूरत नहीं है कुछ। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर, ये सब मैट्रिक के टॉपिक हैं, एग्जाम में नहीं आते जी। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, इसकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है, साल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है। अब इसको आप वेक्टर A1 A2 में कर लें, PQ में कर लें, XY में कर लें, ये आपके ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी डायरेक्शन में कराएगी और यहाँ तक करना है, बीटा तक। क्लियर है बात यहाँ तक? जी सर। तो एक तो आपने यहाँ से ये तैयार करना है। इसके अलावा ये डॉट प्रोडक्ट का जो A डॉट B बराबर होता है, ये तो खैर एडिशन की प्रॉपर्टी, ये भी नहीं आती एग्जाम में, ये कुछ नहीं आता एग्जाम में। इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाएंगे डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट की आपने करनी है डेफिनेशन, बस डेफिनेशन, फॉर्मूला 1 और एग्जाम्पल कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर आए तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। A डॉट बी ए बी cos थीटा के बराबर होता है, बस, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। प्रोजेक्शन फॉर्म याद कर लिया कि A डॉट बी को A B ऑन A लिखते हैं, ये इसकी प्रोजेक्शन फॉर्म है, न्यूमेरिकल में काम आएगी। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज आपको एमसीक्यूज में काम आ सकती हैं। और ये A डॉट बी बराबर है B डॉट ए के, वैसे लास्ट ईयर आ चुका है, तो ये भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2। इसके बाद डायरेक्ट आप आ जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे। वेक्टर प्रोडक्ट की सिर्फ डेफिनेशन कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर नए वेक्टर के बराबर आ जाए और वेक्टर परपेंडिकुलर हो उन दो वेक्टर्स पे, तो उस वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला, इसकी एग्जाम्पल। तो इसकी एग्जाम्पल 2 हैं, एक हमारे पास टॉर्क होता है और एक और होती है कि काइनेटिक फोर्स। एक एग्जाम्पल भी कर लें तो काफ़ी है। तो यहाँ से आपने बस ये 3 टॉपिक्स को बेटा प्रिपेयर करना है। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, इसको कर लें प्रिपेयर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की डेरिवेशन। तो यहाँ से आपने
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इसे प्रिपेयर करना है, इसको प्रिपेयर करना है, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें से मैं कहूँगा कि अगर टाइम नहीं है आपके पास तो सिर्फ ये वाला सवाल प्रिपेयर कर लें, इनफ है। ओके, ये हमारे पास चैप्टर 2 का सारा सवाल हो गया। न्यूमेरिकल्स में एंड में बताऊंगा इनकी। फिर चैप्टर नंबर 3 पर आते हैं। बेटा चैप्टर नंबर 3 में आपको जो प्रिपेयर करना है वो इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशन है। ये आपने ज़रूर प्रिपेयर करनी है लॉन्ग के लिए। इसके अलावा स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने यहाँ से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा इंक्लाइन प्लेन देख लीजिएगा यहाँ से, और टेंशन स्ट्रिंग की डेरिवेशन केस 2। तो ये तो बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, या ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, हाँ लेकिन ये शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है ऐसा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फिर चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 में जो आपने सबसे पहले जिसको करना है आपने, वो क्या करना है? डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड ड्राइव इट्स फॉर्मूला। चैप्टर 3 को दिखा देता हूँ। चैप्टर 3 देख लीजिए पहले। चैप्टर 2 मैंने आपको बता दिया। चैप्टर 3 में ये कुछ करने की जरूरत नहीं आती एग्जाम में, ये सब कुछ नहीं आता एग्जाम में। हाँ, ये ग्राफिकल वेरिएबल वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो कर्व आता है, इसको याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें बेटा इसमें नहीं आती हैं। आपने यहाँ पे जो सबसे पहले तैयार करना है, न्यूटन लॉज भी जो है वो इनर्शिया से एमसीक्यूज में आ जाता है, इससे ज़्यादा मोशन ऑफ अ बॉडी इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। इसमें केस नंबर 2 करना है आपने। ये केस 1 है जो कि लास्ट ईयर आ चुका है, तो आपने केस 2 कर लीजिएगा इसके लिए, जिसमें एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है और एक बॉडी वर्टिकल होती है। ये वाला इस टॉपिक को कर लीजिएगा। लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ने से ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और ये प्रूफ। अब इसकी जो लैंग्वेज को शॉर्ट कर लीजिएगा, बहुत लंबी लैंग्वेज है। लैंग्वेज पे कम से कम काम किया करें, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा नहीं लिखा करें। हाँ, मैथमेटिक्स पूरी लिखा करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कर लीजिएगा। अब देखें, इसका मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कांस्टेंट। सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ये करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये एमसीक्यूज में आता है बस। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इलास्टिक कोलिजन, ये सवाल आपने सही से तैयार करना है, इसकी ये करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि ऐसा कोलिजन जिसमें दोनों लॉज ओबे हों उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। एग्जाम्पल टेनिस बॉल लिख दी, काफी है। इन इलास्टिक जिसमें सिर्फ लॉ ऑफ मोमेंटम ओबे होता है लेकिन एनर्जी ओबे नहीं होता, उसको इलास्टिक कहते हैं। और ये इसकी डेरिवेशन है बेटा, ये डेरिवेशन आपने पूरी करनी है डायग्राम के साथ। इस डायग्राम में भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगाना है बस। डायग्राम में टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। हाँ, अगर एंड में पेपर में टाइम बच जाए तो फिर डायग्राम सजाते रहिएगा। डायग्राम का सिर्फ 1 मार्क्स होता है, अगर अधूरी भी बना देंगे तो आधे से ऊपर मिल जाएगा मार्क्स। इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।
V2 तक इसके केसेस MCQs में आते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं इसकी, बस वो भी उसमें दिए हुए कौन सा केसेस आते हैं। फ्रिक्शन मत पढ़ें, टाइम नहीं है फ्रिक्शन पढ़ने का। स्टोक्स लॉ MCQs में ही आता है, बस ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है। स्टोक्स लॉ किस पे अप्लाई होता है? विस्कस मीडियम पे अप्लाई होता है, बस ये इसका MCQs आता है। ठीक है, फिर इंक्लाइन प्लेन का आपने केस 1 तो नहीं आता एग्जाम में। इंक्लाइन प्लेन की आप लैंग्वेज लिखेंगे, डेफिनेशन, प्रिसाइज सी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना लिखा करें। और फिर इसका सिर्फ ये केस 2 करना होगा आपने। केस 1 जब बॉडी रेस्ट में, ये नहीं पूछते एग्जाम में। व्हेन बॉडी स्लाइड्स डाउन, जब बॉडी स्लाइड डाउन कर रही है तो उसका एक्सप्रेशन बताना है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, और जब फ्रिक्शन है तो, और जब फ्रिक्शन 0 है तो। बस यहाँ तक हमारे कोर्स में। ठीक है जी, तो ये हमारे पास नंबर 3 हो गया। बाकी आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब चैप्टर 4 की मैं बात करें। चैप्टर 4 में बेटा सबसे पहले आपने सेंटीपिटल एक्सप्रेशन की डेरिवेशन करनी है कंप्लीट। V इजिकल टू आर ओमेगा, ये पढ़ लीगा, और A इजिकल टू एल्फा क्रॉस R, ये छोटा सा प्रूफ है, इसको देख लीगा। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन, हाइट, रेंज, ट्रेजेक्ट्री, ये सब चीज़ें 2021 में आ चुकी हैं। तो ज़्यादातर चांसेस इसके हैं। अगर टाइम मिल जाए तो इन्हें भी पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्लियर है बात यहाँ तक? जी सर। ठीक है बेटा। और डेफिनेशन का मतलब सिर्फ डेफिनेशन, ये नहीं कि आप पूरी पूरी कहानियाँ लिखना शुरू कर दें उसके साथ साथ। एक तो एग्जाम्पल लिखनी बस काफ़ी है। नोट्स में चीज़ें ज़्यादा, हाँ एजम्पशन याद कर लीजिएगा कि वर्टिकल एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द मोशन, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, और रोटेशन ऑफ अर्थ को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। और ये वाला टॉपिक तो आता है ही नहीं कोर्स में। ये क्वेश्चन आपको ड्राइव करें कि डायरेक्ट शुरुआत यहाँ से 4 फंडामेंटल इक्वेशंस मिल जाती हैं। ठीक है, तो वी एक्स वी वाई डायरेक्ट इक्वेशन यूज होती हैं। वाई और उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट ये कर लीगा, रेंज कर लें, और हाइट कर लें। ठीक है बेटा। अब इनके दो मेथड है, किसी एक मेथड से कर लीजिएगा इसको। ट्रेजेक्ट्री में भी लैंग्वेज ज़्यादा हो गई है, लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस शुरुआत डायरेक्ट यहाँ से करनी, डायग्राम बनाएं और यहाँ से एक डायग्राम बना लीजिए। ये आ गया आंसर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन इसको करने की ज़रूरत नहीं आता एग्जाम में। एंगुलर वेलोसिटी की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, बस इनफ है, और फॉर्मूला और यूनिट। एंगुलर एक्सेलेरेशन की सिर्फ डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इनका रिलेशन है, मैंने छोटा सा रिलेशन है, इसको शॉर्ट से शॉर्ट करके करिएगा। v इजिकल टू आर होएगा, और अल्फा इजिकल टू, ये छोटा मेथड भी दिया हुआ है इनका करने का। इस तरह से भी कर लेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। 2 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम पीरियड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपके पास सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन पे आ जाएगा। ये भी नहीं आती एग्जाम में। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन कोई भी एक छोटी सी लिख दी आपने, और इसका प्रूफ। इसको सफाई से करिएगा, इस डायग्राम को भी सफाई से बनाइएगा, और पूरा एंड तक करिएगा इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड की फॉर्म में, यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर नंबर 4 तक मैंने आपको बता दिया।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है सर? तो अभी भी आपके पास ये मार्जिन है कि जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आपने पहले टाइम देना है, इन चीज़ों को ज़्यादा टाइम देना है आपने। ये भी शॉर्ट में आ सकता है, ये लॉन्ग में आएगा। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में बेटा आप जो है कपल और मोमेंट ऑफ कपल जो है वो F/d के बराबर आता है, ये सवाल। इक्विलिब्रियम, टाइप्स एंड कंडीशंस, बस ये कर लीजिए काफ़ी है। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम, विद प्रूफ। तो इक्विलिब्रियम तो लास्ट ईयर आ चुका है, तो इसको मैं मना करूंगा, इसको ना करें आप। तो ये 2 सवाल बचते हैं। अगर चैप्टर 5 अगर आप नहीं भी पढ़ रहे तो कोई इशू नहीं है, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, ये टॉर्क की डेफिनेशन नहीं आती एग्जाम में, ये कुछ नहीं आता। हाँ, ये कपल आता है, 2 फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, इसको हम टॉर्क कपल कहते हैं। इसका ये फार्मूला है, F/d के बराबर आता है। एक ये हो गया, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन हो गई। इसका यूनिट जो है वो जूल सेकंड होता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नहीं करना? हाँ, ये कर लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। छोटा टॉपिक है, कितना सा है बस, ये 5 मिनट का टॉपिक है बस। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मैं करा दूंगा, ये नहीं करना पार्टिकल्स वाला। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक, डायनामिक और ट्रांसलेशनल, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बहुत ही एक लाइन की डेफिनेशन है कि बॉडी रेस्ट में तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बॉडी अगर मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी। और अगर बॉडी का जो है लीनियर एक्सेलेरेशन 0 है तो हम उसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर बॉडी का एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा 0 आ रहा है तो हम उसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन एक लाइन की है। तो ये कंडीशंस हैं और सेंटर ऑफ मास करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 5 अगर आप नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है, हो जाएगा पेपर आपका। तो चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं बेटा। सिक्स में आपने जो है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, बस इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं, ये कुछ नहीं करना। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर में हमने सबसे पहले जो करना है बेटा, वैल्यू जी एट हाइट करना टॉपिक। इसका बस आप आर्टिफिशियल ग्रेविटी कर लें तो और अच्छा है। ये 2 टॉपिक आपने यहाँ से करने हैं, वैल्यू ऑफ जी करना है और आर्टिफिशियल ग्रेविटी करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। न्यूटन्स लॉ की स्टेटमेंट, ये कुछ करने की जरूरत नहीं आता एग्जाम में। मास ऑफ अर्थ, ये मैट्रिक का टॉपिक है, मैट्रिक में आता है, फर्स्ट ईयर में नहीं आता। मास ऑफ सन कभी कभार पूछ लेते हैं, बहुत शॉर्ट में आता है, 2 मार्क्स का अगर आएगा तो किसी सवाल के साथ मिलकर। हाँ, वेरिएशन जी विद हाइट, ये टॉपिक आपने पूरा करना है। एक डायग्राम बनानी है बस, ये सिंपल सी, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं बनानी। डेप्थ आ चुका है आज से, इसको मैं कहूँगा कि इसको आप छोड़ते नहीं करें। आर्टिफिशियल ग्रेविटी और इसकी डेरिवेशन, थोड़ी सी डेरिवेशन है। आपने क्या बोला, किसको नहीं करें? जी, आपने बोला ना अभी किसको नहीं करें, आपकी आवाज़ वैसे कट गई। मैंने कहा बेटा कि आप ये जो है वेरिएशन जी विद डेप्थ अगर आप ड्रॉप भी कर देते तो कोई इशू नहीं है, इसको ड्रॉप कर दें, बाकी कर लें। ओके सही,
लेकिन इसकी भी आप पढ़ने वाली बच्ची तो आप तो प्रैक्टिस करेगा इसकी भी, लेकिन ये मुश्किल है इसका हिस्सा लाना। ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बेटा इसके ही हैं कि वेरिएशन जी विद हाइट के और ठीक है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी। मास ऑफ सन ये छोटी डेरिवेशन है, सेंटीमीटर का फॉर्मूला लगाया इन्होंने और उसको F = ma में रख दिया बस। लेकिन टाइम कम है तो अब कम के हिसाब से चीज़ों को देखें। ठीक है जी, और ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी कर ली। इसका न्यूमेरिकल भी आया था, ये वाला सिंपल सा न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर बेटा चैप्टर नंबर 7 पर आते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास आपने करना है पावर जो है वो फोर्स डॉट वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ये टॉपिक कर लीजिएगा। कंजर्वेटिव फील्ड, बस ये 2 टॉपिक कर लीजिए। और वर्क एनर्जी इक्वेशन थ्योरम, ये 2021 में आ चुका है वैसे। तो यहाँ से फिलहाल इतना ही कर लें, इनफ है। एक मरतबा इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी दे दिया था। टाइप्स ऑफ वर्क, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे एग्जाम में। कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड, इसको पढ़ लीजिए। काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन नहीं आती, पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन भी नहीं आती। हाँ, वर्क एनर्जी इक्वेशन अगर हो सके तो ये कर लीजिए, लेकिन ये 2021 में आ चुका है। एक मरतबा इन्होंने ये भी पूछा था, पावर की डेफिनेशन ये P = F, ये प्रूफ कर लिया बस। एब्सोल्यूट पोटेंशियल ये बिल्कुल नहीं करेगा। आए तो चॉइस में छोड़ देगा, इसको नहीं आएगा वैसे, मुश्किल है इसका। एक मरतबा इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ पूछ दिया था, ये भी मैट्रिक का टॉपिक है, आसान है। फिलहाल इसको भी आप रहने देना है, टाइम कम है हमारे पास। ठीक है जी, तो चैप्टर नंबर 7 से आपने इन 3 चीज़ों को करना है, जिसमें से इसके कम चांसेस हैं। चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले जो आपने टॉपिक प्रिपेयर करना है बेटा, वो करना है सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। लेकिन ये भी 2021 में आ चुका है, तो इसके चांसेस कम है। हाँ, प्रोजेक्शन जो है ऑफ अ पार्टिकल अलोंग डायमीटर एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जरूर करना है टॉपिक आपने। इसके बाद डॉपलर इफेक्ट के केसेस, केस 1AB और 2AB। 3 नहीं करेगा, 3 नहीं आता एग्जाम में। और इसके साथ साथ आपने इसके साथ एक चीज़ और करनी है, और क्या है वहाँ से, ये कुछ नहीं आता एग्जाम में, डेफिनेशंस हैं बेसिक बेसिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन ज़रूर याद करिएगा, ज़रूर आएगी, ये हर टॉपिक के साथ आती है। और ये इसकी मैथमेटिकल कंडीशन, ये ज़रूर लिखिएगा। स्प्रिंग मास सिस्टम नहीं आता एग्जाम, मैट्रिक का सवाल है। ये प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग डायमीटर, ये आपने ज़रूर करना है बेटा। ठीक है जी, इसकी वेलोसिटी चले नहीं करेगा, ये नहीं आती वेलोसिटी एग्जाम में। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब बता चुका हूँ मैं, डेरिवेशन देख लीजिएगा इसकी, ये करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल एनर्जी भी मुश्किल है इसका आना। सिंपल पेंडुलम पढ़ लीजिएगा, वैसे 2021 में आ चुका है, मुश्किल है इसका आना।
सिंपल सी डेरिवेशन है इसकी। वेव्स में स्टैंडिंग वेव आपने ज़रूर करना है डेफिनेशन, और ये हार्मोनिक, ये कुछ नहीं करना आपने इसके बाद, एनालिटिकल ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ये जो हमारे पास डेरिवेशन है कि फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक डायग्राम ये इस तरह से बनाएगा, डेरिवेशन मैंने कराई भी है। F1 निकालनी होगी, F2 निकालनी होगी, F3 और फिर Fn। ये सवाल पूरा करना है बेटा आपने। लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वेव ये नहीं आते एग्जाम में, ये भी नहीं आता। न्यूटन्स फार्मूला ये भी 2021 में आ चुका है, लेकिन ये पढ़ लीजिएगा अपने, रिपीट ना हो जाए। ये सिंपल सी डेरिवेशन है, इजी फॉर्म में मैंने कराई है, लेक्चर में देख लीजिएगा। न्यूटन्स फार्मूला स्किप डाउन बस यहाँ तक, टाइम पीरियड तक, इधर तक, बस यहाँ तक कर ली। म्यूजिकल साउंड, इसमें वेबर फ्रैक्शनल लॉ पढ़ लीगा, इंटेंसिटी लेवल पढ़ लीगा, बस इतना काफ़ी है। फिर ये लाउडनेस पढ़ लें, इसमें लाउडनेस से लेकर यहाँ तक वेबर फ्रैक्शनल लॉ तक पढ़ लें, काफ़ी है। एमसीक्यूज में आता है साउंड किसका यूनिट होता है, डेसिबल का, लाउडनेस का। पिच नहीं आता है, ये भी नहीं आता। ये एमसीक्यूज में आता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, इंफ्रासोनिक अर्थक्वेक वेव्स जो है वो इंफ्रासोनिक होती है, जरूर देखिएगा इसको, एमसीक्यूज में आता है ये। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, बीट्स भी रहने दें, बीट्स की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा बस। और डॉपलर इफेक्ट जरूर करना है आप लोगों ने। केस 1A कर लेंगे तो 1 भी खुद हो जाएगा, उसमें प्लस आ रहा है, उसमें माइनस आ रहा होगा। एक केस कर लें दोनों के, 1A और 2A, दूसरा खुद ही हो जाएगा। थोड़ा सा तरीके से अकलमंदी से तैयारी करेंगे तो जल्दी वक्त में ज़्यादा काम हो जाएगा। डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है डॉपलर इफेक्ट में। तो डॉपलर इफेक्ट में डायग्राम नहीं बनाया? नहीं, ज़रूरत नहीं डायग्राम की। ठीक है जी। मार्क नंबर पे एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज के लिए बस इसको एक नज़र देख लीजिएगा। वेलोसिटी ऑफ सोर्स डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर वेलोसिटी 0 है तो मार्क नंबर 0 हो जाएगा आपके पास। अगर वेलोसिटी जो है वीएस ग्रेटर है तो वहाँ पे साउंड वेव कंप्रेस हो रही होंगी। अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ सोर्स बराबर है तो मैक नंबर 1 होता है, उसको सोनिक भी कहते हैं। और वेलोसिटी ऑफ साउंड लो है और वेलोसिटी ऑफ सोर्स ज़्यादा है, यानी कि एरोप्लेन बहुत तेज़ जाए तो सुपरसोनिक बूम कहता है, और उससे शॉक वेव क्रिएट होती है। शॉक वेव धमाके में भी क्रिएट होती है। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाते हैं बेटा। ठीक है भाई, तो यहाँ से समझ में आ गया आपको इसका। चैप्टर नंबर 9 देख लीजिए। चैप्टर नंबर 9 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा आपके पास, वो क्या हैं जो आपने करने ही करना है? न्यूटन्स रिंग, डेरिवेशन कंप्लीट। इसके अलावा यंग डबल स्लिट। ठीक है जी, ये दोनों सवाल आपने पूरे करने हैं, न्यूटन रिंग्स और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा डायफ्रैक्शन का डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस, ओके। तो यहाँ से ये चीज़ आपने करनी है, और ज़्यादा टाइम मिल जाए तो माइकलसन पढ़ लीजिएगा बस। माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो बेटा ये दो तो आएंगे ही आएंगे, इनमें से कोई एक सवाल तो आएगा ही आएगा। ठीक है,
और डायफ्रैक्शन मैंने काट दिया, डायफ्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि वो लास्ट आ चुका है, लेकिन उसका न्यूमेरिकल आएगा। जी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला जी, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग मत करिएगा, वो नहीं आएगा। फिर चैप्टर नंबर 10 पे आते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एबरेशन पढ़ लीजिएगा। एबरेशन का मतलब डिफेक्ट ऑफ, हमारे पास क्या होता है, लेंस स्फेरिकल और क्रोमेटिक होते हैं। इसके अलावा सिंपल माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन पूरी, कि मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होगी आपने 1+d/n पूरा, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके अलावा और कुछ करना चाह रहे हैं तो बस यहाँ से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कर लीजिएगा बस। तो ये 3 चीज़ें आपने यहाँ से तैयार करनी है, तो आपको फिर पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। चैप्टर 9 बताया था बेटा मैं आपको। चैप्टर 9 में आपने ये थ्योरीज नहीं पढ़नी बिल्कुल भी, इनको सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक देखना है, एक नज़र बस रीड कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा भाई, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। स्पीड ऑफ लाइट 1/E0 μ0 के बराबर होती है अंडर रूट के साथ। वेव फ्रंट की डेफिनेशन, ऐसा सरफेस जिनका लोकस जो है वो सेम है, उसको सेम पॉइंट से कुछ उनको हम वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, स्फेरिकल बाकी करने की जरूरत नहीं कुछ। हाइजीन प्रिंसिपल चलिए पढ़ लीजिएगा, बस 2 उसके पॉइंट्स हैं, ये करने की जरूरत नहीं। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, बस की 2 कंडीशन ये पढ़ लीजिएगा बस, ये करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये टॉपिक पूरा करना है, लेकिन इसकी लैंग्वेज को शॉर्ट करना है, इतना ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी है इसमें, कम से कम लैंग्वेज करनी है आपने। ठीक है, ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है इसमें, इसको श्रिंक कर दें। तो इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट मतलब दोनों को एक ही हेडिंग में करके लिख दें या अलग अलग? इंट्रोडक्शन तो लिख दिया कि इसके जरिए फर्स्ट टाइम उसने जो है वेव नेचर लाइट का प्रोड्यूस किया था और वेवलेंथ मालूम की थी। इंट्रोडक्शन तो अच्छा रहेगा। उसके बाद बस आप एक्सप्लेनेशन लिख दें और बता दें कि इतनी दूर स्क्रीन पर है, हमारे पास है, स्क्रीन का फासला L है, स्लिट्स के दरमियान का गैप ये है, स्लिट्स S1 S2 है, सोर्स है, मतलब कम से कम लैंग्वेज लिखें और डेरिवेशन में ज़्यादा काम करें। हाँ, ये हेडिंग ज़रूर बनाएगा, सब हेडिंग्स जो है कि आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालनी है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालने हैं, फिर आपने एंगल अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई की, इनके बहुत नंबर होते हैं, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये चाहे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फर्स्ट डार्क सर, हाँ बैंड स्पेसिंग यहाँ तक करना होगा आपने। बैंड स्पेसिंग किसी एक से निकाल के दिखा दीजिएगा बस, ब्राइट से या डार्क से। ठीक है, थिन फिल्म ये नहीं आता एग्जाम में, इसमें फेज रिवर्सल आता है, इसके ऊपर जो है एमसीक्यूज आते हैं, ये एमसीक्यू पढ़ लीजिएगा, ये कुछ नहीं आता एग्जाम में। माइकलसन देख लीजिएगा, शॉर्ट हुआ है, शॉर्ट लिखवाया है मैंने, शॉर्ट है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। माइकलसन को एक नज़र देख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट करने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं है इसका। इसके ये न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, डायरेक्शन के न्यूमेरिकल्स चांसेस हैं। डायरेक्शन एक्सरे भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये याद है कि फॉर्मूला 2D m sin थीटा ब्रैग्स लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है ये? ब्रैग्स लॉ एमसीक्यूज में आता है। फ्रेस्नेल, फ्राउनहोफर, डायफ्रैक्शन, इनके फिर डिफरेंसेस याद कर लीजिए 4 बस। डायग्राम चाहे तो बनाने का जरूरत नहीं है। एंड न्यूटन रिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न्यूटन रिंग में सिर्फ ये वाली डायग्राम बनेगी और ये रिंग, और न्यूटन रिंग में सिर्फ आप ब्राइट रिंग तक के लिए ये वाली डायग्राम नहीं बनाएंगे। अगर टाइम मिल जाए तो छोटी सी बना दी, लेकिन जरूरत नहीं बनाने, बस यहाँ तक करना होगा, ब्राइट रिंग तक काम करना होगा, डार्क रिंग की निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो डार्क रिंग करने की जरूरत नहीं है, कोर्स में नहीं पूछा जाता।
पोलराइजेशन ऑफ लाइट कभी भी नहीं आया एग्जाम में, इसका सिर्फ एमसीक्यूज आता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो हम कराते हैं वो किसी से कराते हैं, एब्जॉर्प्शन मेथड से कराते हैं, एब्जॉर्प्शन से कराते हैं, क्रिस्टलाइन टर्मलाइन मटेरियल से करा देते हैं। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 10 में मैंने आपको बताया क्या क्या सवाल करने हैं, आपने सिर्फ इन सवाल की प्रैक्टिस करनी है। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इनकी पहले से प्रैक्टिस किए, इन डायग्राम्स को देख लीजिएगा। हाँ, कॉनकेव इमेज हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इस बात को याद रखिएगा। ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, और स्मॉल बनाता है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटा बनता है। इक्वेशन ऑफ लेंस ये भी नहीं आती एग्जाम में, 10-15 साल से नहीं आई। लीनियर मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला यूज होता है 1 डायोप्टर, इसको जरूर करिएगा। क्लोज कॉम्बिनेशन 2021 में आ चुका है, टाइम मिले तो कर लीजिएगा, वरना जरूरत नहीं। डिफेक्ट ऑफ लेंस ये जरूर करेंगे आप, और इसकी डेफिनेशन शॉर्ट से शॉर्ट तक लिखेंगे कि इसमें क्या होता है कि एपर्चर से और कॉर्नर से और सेंटर से रीजन से क्या होता है, लाइट रे एक फोकस नहीं बनाती, तो हम एजेस को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, जिससे उसकी जो है वो लेंस शॉर्टर रह जाता है और अब एक हमें फोकस मिल जाता है। तो इतना लंबा रीजन लिखने की जरूरत नहीं, बस एक लाइन का लिखना है आपने। ठीक है, जो एजेस से पास होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो सेंट्रल रीजन से पास होती है हमें एक फोकस बना के दे देती है। छोटा छोटा लिखना है बस उसको। क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या होता है, हमारे पास एक जो रेड लाइट आगे फोकस बना रही होती है और ब्लू लाइट या वायलेट लाइट पहले फोकस बना रही होती है। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगाते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स का, जिससे हमें एक फोकस मिल जाता है। एस्टिग्मेटिज्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, पेरिस्कोप नहीं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये बस एमसीक्यूज के लिए पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट साइटेडनेस को हम मायोपिया कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जो हेडिंग है वो चीज़ सही होती है। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब हमारी दूर की निगाह सही है, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब हमारी करीब की निगाह सही है, तो जाहिर सी बात दूर की निगाह खराब होगी। शॉर्ट साइटेडनेस में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। लीस्ट डिस्टिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है। विजुअल एंगल की डेफिनेशन, वो एंगल जो हमारी आंख पे बनता है उसको विजुअल एंगल कहते हैं। बस द एंगल विच इज फॉर्म एट अवर आई। सिंपल माइक्रोस्कोप, ये इसकी वर्किंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो फाइनल इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, करेक्ट होता है और मैग्नीफाइड होता है। ये डेरिवेशन आपने अच्छे से करनी होगी। ये डायग्राम पहले हमेशा डायग्राम बी बनती है, फिर डायग्राम ए बनती है, ये याद रखिएगा। पहले फर्स्ट ये बनती है, ये सेकंड बनती है, और इनका डिस्टेंस डी जो आप दिखा रहे हैं वो डिस्टेंस डी दोनों में सेम होना चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप करने की जरूरत नहीं है। सेकंड मेथड आसान है इसका, और बस ये आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कर लें, ये ना है। ये डायग्राम ज़रा साफ सुथरी बना देगा। अगर 2 रेस से भी बनाते हैं, रे 1 और रे 2 से, तो इनफ है। रे 3 से ना ड्रॉ करें तो कोई मसला नहीं। और इसकी जो ये कंस्ट्रक्शन वर्किंग है, इसको भी शॉर्ट से शॉर्ट लिखना है आपने। कंस्ट्रक्शन में तो सिर्फ 3 लाइन है, ये तो लिखनी पड़ेगी। ये इसकी जो वर्किंग है ना, ये वर्किंग है बेटा, हेडिंग ऊपर हो गई है। वर्किंग आपने शॉर्ट से शॉर्ट करनी होगी। और फाइनल इमेज कैसा बनता है, लार्ज, इन्वर्टेड और वर्चुअल। डेरिवेशन के चांसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ज़्यादा नहीं। और डेरिवेशन को फैला के करिएगा। मैं तो ये आगे राइट लेफ्ट कर दिया ना, इसको वर्टिकली करके करिएगा। आप काम को थोड़ा सा फैला के करेंगे तो अच्छा लगता है, वरना लगता है एक पेज में डेरिवेशन आ गई, काम कम लग रहा होता है। ठीक है बेटा, ऐसा तो यहाँ तक समझ में आ गई बातें आपको सारी? जी सर। अब मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का बता देता हूँ। तो ये मैंने सब बातें बेटा आपको बता दी हैं। इन चीज़ों में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, ये हाइट करनी है आपने ज़रूर।
इसमें अगर आप चाहें तो एंगुलर मोमेंटम कर लीजिएगा, टाइम कम है तो एंगुलर मोमेंटम कर लिया बस काफ़ी। ये अल्फा बीटा भी करना है और ये सेंट्रीपिटल एक्सेशन में आएगा इस मरतबा, लॉन्ग में आएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम रहने दीजिए, कंजर्वेटिव फील्ड कर लें। स्टैंडिंग वेव करना है ज़रूर, आपने शॉर्ट में आता है। वेबर फ्रेशनल लॉ कर लीजिए, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फ्रेशनल फ्रॉनहोफर, माइकलसन चाहें तो देख लीजिएगा इसको। एबरेशन, यहाँ पे एबरेशन शामिल जरूर करना है। चैप्टर नंबर लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर आपने जरूर करना है। क्रॉस प्रोडक्ट की ये वाली प्रॉपर्टी का इनफ है। लीनियर मोमेंटम, इलास्टिक और इंक्लाइन प्लेन भी देख लीजिएगा, वरना केस 2 करना ज़्यादा जरूरी है। इलास्टिक कोलिजन ही आएगा वैसे इस साल। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज फ्रॉम, ये सारे सवाल आते हैं। ये सब बातें बेटा मैंने आपको बता दी हैं। डॉपलर इफेक्ट के केस 1 केस 2 करना है आपने ज़रूर। न्यूटन्स रिंग, हाइजेन प्रिंसिपल और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पैरेलल टेलीस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इनके न्यूमेरिकल्स हैं, जल्दी से न्यूमेरिकल से बताया था। न्यूमेरिकल में ज़्यादा चांसेस जो है सर आपके डॉट प्रोडक्ट के, क्रॉस प्रोडक्ट का ये वाला न्यूमेरिकल करना है आपने, और डॉट प्रोडक्ट का ये वाला न्यूमेरिकल करना है, और ये वाला क्वेश्चन 5 भी, बस इनकी प्रैक्टिस कर लेना आपने। 3 में आपको सारे करने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, इसमें वी भी आ सकता है, इंक्लाइन प्लेन का भी आ सकता है न्यूमेरिकल। अब बॉल इज थ्रोन अपवर्ड 2018 में आ चुका है तो ये भी आएगा, तो हटा दें। हेलीकॉप्टर वाला भी, ठीक है। कार इंजन का भी आ सकता है, तो इनकी तो सारे करने पड़ेंगे। 3 में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था, 3 में आपको सारे करने पड़ेंगे। 4 में आपके पास क्योंकि थ्योरी सेंटीमीटर की आएगी तो न्यूमेरिकल यकीनन जो है वो प्रोजेक्टाइल का ही आएगा। तो ये जो दो न्यूमेरिकल है ना सिंपल है, लेकिन ये आते हैं इसे में आ जाते हैं। एक तो ये वाला न्यूमेरिकल, इसके अलावा प्रोजेक्टाइल का सिंपल जो है जिसमें आपको हाइट और रेंज निकालनी होती है, ये वाला न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ अ ग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जरूर करना है आपने। एक पर्सन जो है वो इक्वेटर पर है, उसका जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन निकालना है। ये वाला भी और टार्जन वाला, ठीक है। 5 में आप ये लैडर का न्यूमेरिकल अगर आता है तो कर लीजिएगा, बाकी इसकी प्रैक्टिस अच्छी कर लें। 2, ये तीसरा वाला नहीं करना। 6 में लास्ट ईयर किस पे न्यूमेरिकल आया है? 6 में लास्ट ईयर जो है ये स्पेस क्राफ्ट पे आ चुका है, सैटेलाइट पे, तो एलिवेटर पे भी आ चुका है। तो बेटा एलिवेटर के केसेस पे कर लीजिएगा न्यूमेरिकल, और 31 और ये मून वाला, 2-3, ये 3-4 न्यूमेरिकल कर लेना। और ये डीप वाला भी कर लेगा, डेप्थ वाला, डेप्थ, हाइट, और इन न्यूमेरिकल्स को देख लें, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। फिर 7 में वर्क डन का भी न्यूमेरिकल आ सकता है जो कि आपके वेक्टर को भी कवर करता है। बाकी इसमें से ये तो हैमर वाला तो कभी भी नहीं आया न्यूमेरिकल, दे रहा है, ये भी नहीं आता, ये वाले आते हैं न्यूमेरिकल, ये भी नहीं आया। तो बस इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लें। पंप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मैन ऊपर चल रहा है, उसकी बतानी है आपने पावर, ये वाले कर लें। 8 में न्यूमेरिकल स्टैंडिंग वेव का आ सकता है इसमें। मतलब लास्ट से किसका न्यूमेरिकल आया था बेटा चैप्टर 8 से? आयशा सर मुझे पता नहीं, मैं आपको देख के बता। चलें ठीक है, देख के बताएगा मुझे, लेकिन ये वाले न्यूमेरिकल करने होंगे इसमें आपको। सिंपल पेंडुलम का भी न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, एक स्प्रिंग मास सिस्टम का कर लीजिएगा, ये स्टैंडिंग वेव के हैं तीनों, इनकी भी प्रैक्टिस कर लें। एक दफ़ा कर लें काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर न्यूमेरिकल नहीं आया था इस चैप्टर से। अच्छा न्यूमेरिकल नहीं आया था, ठीक, तो सारे करने पड़ेंगे।
डॉपलर इफेक्ट न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, थ्योरी में भी आ सकता है, तो डॉपलर इफेक्ट के 2 न्यूमेरिकल तो कर ही लिए। 9 में ज़्यादातर चांसेस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल के, लेकिन न्यूटन रिंग्स का भी आ सकता है और यंग डबल स्लिट का भी आ सकता है। अगर न्यूटन रिंग थ्योरी में आ गया तो यंग डबल स्लिट का भी न्यूमेरिकल आ जाएगा, लेकिन डायफ्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं बेटा। तो हर टॉपिक का एक एक न्यूमेरिकल भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और इसमें से न्यूमेरिकल जो आएगा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आएगा, इसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल नहीं करेगा। और ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, बस 4 कर लें काफ़ी। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप लोग को जो मैंने बताया इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।